हाँ, तो मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रत्यय। द टॉपिक इज मैम व्हाट्स योर वीकनेस एंड व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, जैसा कि आपने कल अरे तक वाह, बोला। तुम्हें याद है, वेरी गुड। तो आपके सबने अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिख के रखा है आज। मैंने ये बोला था आज के लिए नहीं, लेकिन प्रत्यय मैंने बोला था मैम कि थोड़ा लिखने के लिए नहीं मैम, मैं जो के लिए मेरे दिमाग में मंडे आया के मैं लिए बस उसको मैम बोलिए आप। छोड़िए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको टाइम दिया था क्योंकि मैंने बोला था जब हम वीकनेस और स्ट्रेंथ पे लिखेंगे तो हमको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ऐसे नहीं होगा कि सीधा कलम उठाएंगे एंड रेडीमेड आंसर की आप लिख देंगे। तो आई हैव गिवन यू टाइम कि ये वीक आप सोचिए, संडे आपके पास है, आप अच्छे से सोच करके अपने कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस के बारे में लिखिए। और इतना करेंगे तो फिर आपको आगे का भी पता चलेगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है प्रत्यय। यस मैम वही मैम मंडे को। हाँ, आप ऐसे भी आपने लिख लिया क्या? मैम लिखे नहीं मैम, ऐसे ही बोल सकते हैं मैम, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है मैम उसको अच्छे से ना समझ ना लिए कि ना क्या। ना 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 ना, ऐसे बोल सकने वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम अच्छे से फॉर्म वे में चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ऐसे तो बोलने के लिए आप बोल देंगे कम शब्दों में मैम ये, और फिर बोल देंगे बहुत सारा बात और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे। तो अच्छे से मैम समझ ऐसा करके मुझे रिटर्न बताइए। होना चाहिए जो हम लोग इंटरव्यू में बोल सके। हाँ बिल्कुल, वो वैसे होना चाहिए। मतलब थोड़ा टाइम डालो, थोड़ा टाइम लगाओ उस पे, अपने फोकस करो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। और यहाँ से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, तो जो अभी से अगर हम सजग हो जाएंगे तो वीकनेस को भी कन्वर्ट हम कर सकेंगे, थोड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको भी हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत वीकनेस तो टाइम मैम हमको मेरा पता नहीं। आप खुद बता चुकी हैं, स्ट्रेंथ के बारे में पता करना। स्ट्रेंथ तो बहुत इजीली पता चल जाता है, ठीक है ना। हर आदमी को अपने अंदर गुण ही गुण नजर आता है, तो बहुत मैम ये आसानी पॉसिबल से नहीं आप हो अपने सकता है बारे मैम में। कि जो मेरा स्ट्रेंथ है वही मेरा वीकनेस भी है, जैसा कि मेरा ज्यादा बोलना, कहीं कहीं मैम वो स्ट्रेंथ भी है और कहीं कहीं वो वीकनेस भी है। अब यू हैव टू जस्टिफाई, मैं आप इसको अभी नहीं बता सकती, आपको खुद ये ध्यान, मतलब इसीलिए मैंने टाइम दिया आपको कि अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जब भी करे, अपना जब भी स्वॉट एनालिसिस करे तो सोच कर करे, ठीक है ना। थोड़ा टाइम दे करके करे, बहुत हड़बड़ाए नहीं, अपने बारे में सोचे, ठीक है ना। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। क्योंकि मैंने सही बोला, क्योंकि नॉर्मली हमें पता होता है कि हमारे अंदर अच्छा क्या क्या है। अच्छा ठीक है, इसका एक और तरीका है प्रत्यय, मैं आपको थोड़ा सा वो तरीका भी बता दूं कि जो भी आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स में है, उनको बोलिए कि मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना है किसी को, बिल्कुल इसको वेलकम करना है एक तरीके से। और आप ये काम कर सकते हैं कि यू जस्ट प्रिपेयर अ क्वेश्चन आयर, या फिर आप लोगों से पूछिए कि आप अपने बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए एंड फॉरवर्ड इट टू आपके जान पहचान में जो आपके फैमिली के लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं। नो दिस इज एक्सपायर्ड, डोंट यूज दिस नाउ। एडी गिव मी 1 hour, गिव मी 1 hour, आई मेक इट, मैं मंगवा दूंगी। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है अपने जान पहचान के लोग, जो ऑनेस्टली आपको फीडबैक सके, अब जिनको डर ना हो कि ये इसको दे दिया और ऑनेस्ट फीडबैक तो ये मुझसे लड़ने के लिए बैठ जाएगा, फिर नहीं देगा इंसान। जस्ट राइट डाउन, फील फ्री टू राइट एनी गुड थिंग, एनी बैड थिंग, एनीथिंग अबाउट मी विच यू फाइंड गुड, विच यू फाइंड बैड फॉर मी। आप ऐसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने से भी सोचिए, आप लोगों से भी अपना ओपिनियन एक बार संग्रह करिए कि लोग आपके बारे में वेरी टेक इट इन अ वेरी इजी वे, ठीक ऐसा है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल ट्राई टू ओवरकम दिस वीकनेस। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि अभी झगड़ा कर लेना है उससे, अब जिंदगी में बात नहीं करेंगे मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है अपने बारे में ओपिनियन को कलेक्ट करने का, ठीक है ना। यस मैम यस। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिया आप खुद से कंटेम्पलेट करिए, ये भी एक दूसरा तरीका है जैसे आप निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्टाफिंग पे थे हम लोग। यस मैम।
ओके। और ये होमवर्क सबके लिए है, किसी 2-4 पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है। मैं जिसका रोल नंबर मन करेगा मैं पूछ सकती हूँ। इट्स अ वेरी गुड होमवर्क, प्रैक्टिकल होमवर्क है, ये आपको खुद से भी करना चाहिए। अगर मैं नहीं भी दूं, ऐसा नहीं है कि मैम ने दिया है तो एक टास्क की तरह करना है। आपको अपने बारे में अगर पता करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ठीक है। हम लोग स्टाफिंग पे थे। सिलेक्शन हो गया था लास्ट डे। अब मुझे लगता है ट्रेनिंग से हम लोग को स्टार्ट करना था। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग क्या है, पूरा हो गया था। नो मैम, हेल्थ तक हुआ है। पॉइंट हो गया यस मैम, ट्रेनिंग एंड ओके, 6 समझ पॉइंट गए। जो हेल्थ, हाँ समझ गए, हेल्थ इश्यूज, जो हेल्थ रिलेटेड मैंने बोला था कि जहाँ पे बहुत हैजार्डस है Yes. या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क रिस्क है, वहां पर ये हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है जब वो ज्वाइन करते हैं तब, ताकि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल कर सके। कई बार मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, माइंस के एग्जांपल दिए, फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पे किस तरीके का लेना रखना है, जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर कैसे होता है। इनफैक्ट जो आप लोग मरीन इंजीनियरिंग के बारे में सुनते होंगे कि वो जहाज में रहते हैं 6-6 महीना, तो वहां पे भी कुछ हैजार्डस है, कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ पे सर्टेन लेवल ऑफ गैस होता है, जो अगर आपने 1 सेकेंड भी इनहेल कर लिया तो आप मर सकते हैं। तो वैसे जगह पे भी आपको कुछ कुछ इक्विपमेंट दिए जाते हैं कि उस रूम में एंटर करने से पहले आप वो अपने पास इक्विपमेंट्स रखें, अपने आप को बचा कर रखें, और अगर कुछ एजेंसी है तो तुरंत आप अलार्म दबाएं, आपके पास वो अलार्म होता है ताकि बाकी के लोग आपके रेस्क्यू के लिए पहुंच सके। तो इस तरीके की ट्रेनिंग जहां जहां बहुत ज्यादा रिस्क है वहां पर ज्यादा दिया जाता है, जहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है वहां पे इससे रिलेटेड नहीं ज्यादा दिया जाता है, पर ये भी एक हो सकता है ट्रेनिंग का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी, मैम टू ट्रेनिंग प्रमोट द में वो हाँ बोलो। मैम हेल्थ ट्रेनिंग में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कैसे यूज करना है, किस समय यूज करना है, यही सब बताया जाता है ट्रेनिंग बिल्कुल, में। हाँ, और क्या हाँ बिल्कुल यही सब याद है, किस तरीके से आप अपने आप को इस काम को करते हुए भी ये हेल्थ, ये अगर आपके पास कुछ कुछ वर्क है ना जो आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के हेल्थ हैजार्ड्स लेकर के आते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था तुमको कि मान लो कि बहुत ज्यादा शोरगुल वाले ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो, यानी कि वो बहुत खटाखट खटाखट मशीनों का आवाज हमेशा आते रहता है, बहुत ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और ऐसी जगह पे तो आप डेफ होने का चांसेस ज्यादा है ना। यस आप मैम। बहुत हाई इंटेंसिटी पे सुनना शुरू कर दीजिएगा, लो इंटेंसिटी पे आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप हमेशा एक्सक्यूज मी मैम। एक जी मैम धीरज वेटिंग में है। ठीक है। तो ये इसी से मतलब आपके हेल्थ को कैसे ये कम प्रभावित करे, और अगर सेफ्टी मेजर्स भी दिया जाता है, जो मैंने हेल्थ इश्यूज बोला, नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स का, जो अगर ये होता है तो आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं, इससे रिलेटेड ये ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स Yes, को भी करने के लिए ये सारी ट्रेनिंग, तो हेल्थ एंड सेफ्टी एक साथ भी आप क्लब कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द ऑब्सोलिसेंस ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क। ऑब्सोलीट होना मैंने बताया, ये ऑब्सोलीट से ही ये टर्म आया है, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब यूजलेस। यूजलेस हो जाना, बिल्कुल। अब वो प्रासंगिक नहीं रहा, अब वो ऐसा नहीं रहा जिसका यूज है अब कुछ, ठीक है ना। तो आप किसी एम्प्लॉयज के ऑब्सोलिसेंस को बचाने के लिए उसको यूजलेस नहीं होने देना है। अगर कोई चेंज आ गया है टेक्नोलॉजी में, अगर कोई चेंज आ गया है वर्क के करने के तरीके में, तो आप उसको उस तरीके पे ट्रेनिंग दे करके वापस से यूजेबल बना सकते हो, उस एम्प्लॉय को वापस से काम के लायक बना सकते हो, क्योंकि आपने उसको जो भी स्किल या जो भी टेक्नोलॉजी उसके का ज्ञान उसको नहीं था, वो ज्ञान दे करके आपने उसको वापस से प्रासंगिक बना दिया, जिसका यूज हम अब कर सकते हैं। समझ में आया? तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के ऑब्सोलिसेंस को भी रोकता है। एंड लास्ट 8th वन इज मेंटेन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज इन द एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली पर्सनल ग्रोथ को कैसे ये इंश्योर कर सकता है, क्योंकि लगातार आपको किसी न किसी चीज पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब आप धीरे धीरे बहुत सारे टास्क के बारे में सीख रहे हो, और ज्यादा क्या हो रहे हो, ज्यादा आपका ज्ञान जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा क्षेत्रों में आपका ज्ञान बढ़ रहा है।
तो आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जितना ज्ञान आप ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा डिग्रीज रहेगी आपके पास। अच्छा, देखते होंगे आप लोग शॉर्ट टर्म जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होता है वो करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नंबर ऑफ डिग्रीज बढ़ते जाते हैं। दैट मीन्स कि हमको इसका भी ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है, एंड दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि जब भी कभी प्रमोशन का वक्त होता है तो आपके पास आपके डिग्री के बेसिस पे, आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो पर्सनल ग्रोथ का अवसर हुआ, जितना तरह का ट्रेनिंग आपके पास रहेगा। आपके सीवी में आप लिखते हैं कि फलाना आता है, चिलाना आता है, एक्सेल में मैं ट्रेंड हूँ, ये मुझे सी लैंग्वेज भी आता है, फलाना चिलाना, तो जितना भी वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ का ज्यादा अवसर खोलता है। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then Yes, ma'am. to improve overall organizational climate, to improve overall organizational climate कहने का मतलब है कि अगर सारे लोग ट्रेंड है, अपने अपने काम में क्या होता है, दक्ष हैं और सक्षम है, अच्छे से कर सकते हैं अपना काम, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो, जब देखो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब रोल एम्बिग्युइटी होता है, रोल का क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या करना है और इस काम को कैसे करना है, फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट और क्लासेस ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर सभी आदमी अपने अपने काम में सक्षम है और उस काम को आसानी से कर सकते हैं, तो जो ओवरऑल क्लाइमेट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, राइट, पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, कुछ निगेटिव वहां Yes, पे ma'am. नहीं होगा, क्योंकि ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एंड और कॉम्पिटेंट टू देयर वर्क। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा वहां पे। मीन्स अब मैम क्या है कंप्लीट ये क्या है? नेक्स्ट ट्रेनिंग का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है वो पढ़ के बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू ओ जेफ हैरिस, ट्रेनिंग ऑफ एनी काइंड शुड हैव एज इट्स ऑब्जेक्टिव the redirection or improvement of behavior so that the performance of the trainee becomes more useful and production for himself and for the organization of which he is a part। यानी कि ट्रेनिंग किस तरीके का होना चाहिए, ट्रेनिंग इस तरीके का होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने बताया था कि आगे इसीलिए बहुत बार बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था कि फ्रंट डेस्क या फिर Increase the वैसे knowledge. लोग जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि हाउ टू बिहेव with your seniors, how to behave with your customer, how to respond and how to answer your customers। तो ये behavioral related training भी जाती है ताकि आप organizations के लिए अपने लिए भी productive हो सके, अपने लिए भी अच्छा कर सके और organization के लिए भी अच्छा कर सके। ठीक है, ट्रेनिंग जो नॉर्मली होता है कॉन्सेंट्रेट करता है ऑपरेटिव स्किल्स पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे, और या तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो सकता है। यानी कि या तो आपको काम करने के लिए सिखाया जाता है कि इमीडिएट जो काम आपको करना वो आप कैसे करेंगे, वो ऑपरेटिव स्किल्स हुआ। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब लोगों के साथ आपका पीआर कैसा रहेगा, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा नेटवर्किंग और अच्छा पीआर अच्छे एम्प्लॉइज को काफी हेल्प तक मदद करता है। एक तो वो अच्छे आदमी के रूप में माना जाएगा, और दूसरा कि उसको कभी भी देखो आजकल का जो काम है ना वो नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपने साथ 10 लोगों को नहीं जोड़ा, कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, एंड इफ यू हैविंग 10, 20, 50 पीपल इन योर सराउंडिंग्स, क्यों बोलते कि एक्सट्रोवर्जन में एक यही क्वालिटी होता है कि लोगों को वो बहुत आसानी से बातचीत करके उनको अपनी बातों को कन्विंस कर सकता है। तो ये आजकल बहुत जरूरी है कि आपका नेटवर्किंग रहे, बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप काम करेंगे तो भी जान पहचान की, ठीक है ना, बहुत तरीके से ये मदद करता Yes, है। ma'am. तो ये इंटरपर्सनल स्किल को भी Yes, इम्प्रूव ma'am. करने संपर्क का होना किया जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डिसीजन मेकिंग, अगेन डिसीजंस को लेना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बहुत सारे, उसमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, और वो डिसीजन मेकिंग स्किल भी ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। मैं बताऊंगी कि इसमें किस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाएगा जब हम बाद में आएंगे तब, या फिर इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन ऐसा ट्रेनिंग दिया है जिससे आपका ये तीनों ही चीज इंप्रूव हो, ऑपरेशनल स्किल भी इंप्रूव हो, इंटरपर्सनल स्किल भी इंप्रूव हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो। समझ में आया? देखो अभी दिया हुआ यही दिया हुआ है कि ऑपरेशनल स्किल्स जो है
वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। रिलेशनशिप किससे? अपने पीयर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने क्लाइंट से, अपने सीनियर से, सारे जो भी आपके नेटवर्क में हैं, जो भी आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं, उनसे आप अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा रख सकते हो। ठीक है। एंड देन फाइनली डिसीजन मेकिंग स्किल्स विल इंप्रूव योर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम पीयर्स क्या होता है? पीयर्स क्या होता है? ठीक है, पीयर्स मतलब कलीग्स। ठीक है, जो आपके सहपाठी हैं या जो सहयोगी रहेंगे या जिनके साथ आप पैरेलली काम करो, दे आर नोन एज पीयर्स। ठीक है। यस मैम। नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अभी आते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले हम ट्रेनिंग को ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड करते हैं। दीज आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी काम करते करते आपको काम सिखाना। तो बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो आपको ऑफ द जॉब में नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे कि आपको कितना भी क्या एग्जांपल दूं मैं, चलो कुकिंग क्लासेस ले लेते हैं। कुकिंग क्लासेस में कितने भी मैं आपको थियोरी के क्लासेस दे दूं कि इतना आटा लेते हैं, इतना पानी लेते हैं, इतना ये डालते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, फिर जाकर के रोटी ऐसे बेलते हैं और रोटी बनाते हैं, क्या थ्योरेटिकल अप्रोच से बिना आटा टच किए हुए, बिना किचन में जाए हुए आप रोटी बनाना सीख लेंगे? नो मैम, नहीं मैम, नहीं, इम्पॉसिबल बिल्कुल कभी नहीं हो सकता ये। इम्पॉसिबल है। इसी तरह गाड़ी चलाना का कितना भी थ्योरी Right. क्लास ले लीजिए, मुझे तो गाड़ी के बहुत ज्यादा नहीं पता है कि वो कैसे चलाया जाता है, लेकिन जो भी होता होगा, जो भी गियर, आपको नहीं आता है कार चलाना? आई डोंट नो, कार ड्राइविंग आई डोंट नो, तो जो भी होता होगा, चलो गौरव आपको अच्छे से बता सकता है, ही नोज हाउ टू यस मैम, ड्राइव, गौरव डेली। ठीक है ना? तो क्या क्या किया जाता है, वो कितना भी तुमको घर में बैठा करके गौरव मुझे सिखा देगा, तो मैं क्या कार चलाने लगूंगी? नहीं, जब तक मैं निकलूंगी नहीं, जब तक मैं कार चलाना शुरू नहीं करूंगी, खाली जगह से, खाली पार्क से, खाली स्पेस से, कम रिस्क के साथ, लेकिन हमको ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? करते हुए। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब बहुत सारे काम आप तब सीखेंगे, वो क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता है, उसको प्रैक्टिकली करके सीखा जाता है। ठीक है ना? तो जब करिएगा तभी आपको उसका ज्ञान होगा, दैट बिकम्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत सारे काम है जिसमें कि आप बहुत सारे काम को जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम एक्चुअली और अच्छे से कैसे किया जा सकता है और क्या क्या तरीका हो सकता है इस काम को करने का, घर बैठे बैठे कितना भी उसके बारे में। जैसे कि डॉक्टर, कितने भी बड़े डॉक्टर हो जाए, वो Yes, प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा ऑपरेशन करेंगे, यस मैम। उतना ज्यादा उनका हाथ मैम हर शार्प क्षेत्र में होगा। मैम प्रैक्टिस जरूरी है मैम। हर एक छोटा सा practical दुकान जरूरी है। को ऑर्गेनाइज अच्छा करने अच्छा, के लिए, आएंगे चलाने ऑफ के द लिए जॉब में भी आएंगे, जहाँ पे नहीं, आपको ऑफ द तो जॉब यही यस सब मैम, सिखाना थोड़ी आपको होता जाने जरूरी के लिए भी होता है। चाहिए। ठीक है हाँ ना? मैम, दोनों सुनिए टाइप तो। ऑफ ट्रेनिंग है, तो दोनों का अपना इम्पोर्टेंस होता है प्रत्येक, लेकिन अभी दरवाजा मैं तो ऐसे ट्रेड्स का एग्जांपल दे रही हूँ जहां पे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल में। ये तो मैंने दाएं बाएं का एग्जांपल दिया ताकि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है ये समझ सकें। नाउ म्यूट कर लो जहां से भी आवाज आ रही है। नहीं सुन रहा है वो, एक मिनट। म्यूट कर लो। ओके, तो अभी मैं अब आप लोगों को बता रही थी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, तो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो कब दिया जाता है? जब ये एकदम से तय हो जाए कि आप इसको काम करते हुए, कोई कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हम काम करते हुए सीख सकते हैं, बिना काम किए हुए नहीं सीखेंगे। वहां पर वैसे जगह पे हमको आर्टिफिशियल जगह पे नहीं सीखा जा सकता है, क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता है, तो वैसे जो चीजों के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग काफी इफिशियंट भी होता है, सीखने में ज्यादा हेल्पफुल करता है थ्योरेटिकल क्लासेस से, राइट? अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं। इसका एग्जांपल्स है कोचिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग एंड
दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कोचिंग और मेंटरिंग दो पॉइंट होते हैं। मैं मेंटरिंग यहाँ पे मिसिंग है, पर मैंने आपको पहले भी समझाया होगा कि मेंटरिंग क्या होता है। नाउ कोचिंग क्या है? कोचिंग में जैसे कि under this method the training is placed under a particular supervisor, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका कोई बॉस होता होगा जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता होगा, या फिर आप कुछ लोगों का हेड होता होगा। डिपार्टमेंट हेड जरूरी नहीं है, वो एचआर का अगर डिपार्टमेंट है तो जरूरी नहीं एचआर मैनेजर ही आपको काम सिखाए। एग्जीक्यूटिव एचआर मैनेजर, जो असिस्टेंट एचआर मैनेजर है, वो भी सिखा सकता है जो फ्रेशर्स है, जो न्यू ज्वाइनी है, न्यू रिक्रूट्स है, उनको कैसे काम करवा के, ठीक है ना। उनको काम, छोटे छोटे काम पहले असाइन करेगा, सबसे पहले सीरियस काम असाइन नहीं करेगा, पहले छोटा काम असाइन करेगा। चलो अटेंडेंस का तुम देख लो, ठीक है, तुम लीव का देख लो, ये लीव ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। आप कुछ भी और क्या क्या चार की एक्टिविटी, आप पीएफ सीखना चाहते हैं तो ठीक है, आप पीएफ में ये फॉर्मेट डालिए, इस तरीके का कैलकुलेट किया जाता है और आप पीएफ कैलकुलेट करना सीखिए। या फिर उसको, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर रन करके आप पीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपको वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप काम करते करते हफ्ते, महीने, 2 महीने, 4 महीने में यू बिकम परफेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर सीनियर, इमीडिएट सीनियर। वो आपको जहां भी गलती होगी वो आपको असिस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे आपके ऊपर, ताकि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट और आप उस काम को अपने आप ही करने लगे। तो कोचिंग भी एक तरीका है किस चीज का? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। यहाँ पे आपको काम करते करते काम सिखाया जाता है, ठीक है ना। ट्रेनी may not get an opportunity to express his ideas। इस कोचिंग में क्या होता है कि कभी कभी सिंस जो जिसको सिखाया जाता है वो फ्रेशर होता है, नया होता है, तो उसको थोड़ा हेजिटेशन होता है, इसीलिए बार बार वो नहीं पूछ पाता है। अगर उसको कुछ फीडबैक लेना होता है या कुछ पूछना होता है कि ये काम कैसे हुआ, तो थोड़ा डर होता है, इसीलिए वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो भी कहा जाता है उसी को वो फॉलो करते रहता है कुछ दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे, आपको उस काम का आइडिया हो जाएगा, देखें यू कैन आस्क क्वेश्चन और वो आपको आंसर देंगे, ठीक है। दूसरा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी क्या होता है? नॉर्मली न्यू प्रैक्टिशनर के लिए, यानी कि अगर सीए में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तुम देखोगे कि बिना इंटर्नशिप के, बिना अप्रेंटिसशिप के सीए का फर्स्ट या सेकंड पार्ट के बाद उनको आगे फर्दर नहीं बढ़ाया जाता, तीसरे पार्ट में नहीं हो जा सकते इवन इफ दे पास द एग्जामिनेशन। तो उनके करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तब लंबे समय के लिए होता है, ठीक है ना। कोचिंग वगैरह क्या हुआ, 1 महीना 2 महीना, मैंने बोला ना कि 1-2 महीने में यू बिकम एफिशिएंट टू डू दैट टास्क ऑफ योर ओन। वो एक हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने का पीरियड होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है। उस पीरियड में अगर आपसे कुछ गलती भी होती है तो इतना ज्यादा आपका वो सीरियसनेस, ग्रेव इश्यूज नहीं माना जाएगा जितना वो सुपरवाइजर का माना जाएगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। ऐसे हायरली होता है मैम, हायरली स्किल। हाँ, क्या एक्सपर्ट भी होता है इसमें मैम, हायरली स्किल या नहीं, हायरली स्किल नहीं होता, जरूरी नहीं कि ये हाई स्किल के लिए हो, क्योंकि टेलर्स के लिए भी होता है। टेलर्स को भी एकदम से 1 महीने में वो नहीं सीख जाता है, अगर वो उसको काम करके सीखना है। टेलर भी कपड़ा बनाना, डिजाइनिंग करना एक बार में नहीं सीख जाता, वो भी लंबे समय के लिए। लेकिन उसको भी क्या करना होता है कि बार बार, ये कैसी चीजों के लिए होता है जो क्राफ्ट, टेक्निकल फील्ड्स होता है, क्राफ्ट से रिलेटेड फील्ड होता है, वहां पे ज्यादा जरूरत होती है अप्रेंटिसशिप की, क्योंकि थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला ट्रेनिंग होता है। 6 महीना, कम से कम साल भर, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है इसका ड्यूरेशन, ठीक है ना। ट्रेनिंग को अपने एक्सपर्ट्स के अंदर में लंबे समय तक काम करके सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए बहुत सारे सीए के स्टूडेंट किसी सीए के ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं एट द वेरी माइनर स्टाइपेंड, 2,000, 4,000, 5,000 का स्टाइपेंड उनको मिलता है और वो पूरा काम करते हैं, ताकि कल को जब वो सीए पूरा फाइनल कर लेंगे और सीए बन जाएंगे तो उनको सारा नॉलेज रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज रहे उस काम को करने का। उनके पास हर तरीके के केस को हैंडल का, हर तरीके के बैलेंस शीट को देखने का उनको मौका मिलता है। इसीलिए ये थोड़ा लंबे समय के लिए ज्यादा इफिशिएंसी से लोगों को सिखाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूज किया जाता है, जो क्राफ्ट, आर्ट एंड टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। यस मैम। यस। नाउ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आप लोगों को मालूम है, जॉब रोटेशन का मतलब रोटेशन ऑफ जॉब, यानी एक एम्प्लॉय को एक जॉब, कुछ करके बोल रहे हो, बोलो। यस मैम, रोल नंबर
52 चंदन कुमार मैम, वेटिंग रूम में है, उसको थोड़ा सा। नाउ जॉब रोटेशन में बता रही थी, जॉब रोटेशन का मतलब जब एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे, ठीक है ना, डिफरेंट जॉब को एक्सपीरियंस करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, और ये लगातार ट्रांसफर किया जाता है विद ए व्यू टू दैट ट्रेनिंग विल गेट अ चांस टू द ग्रेविटी, टू द सीरियसनेस, एंड हर टास्क का क्या इंपॉर्टेंस है, हर जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, ट्रेनी का या एक एम्प्लॉय को डिफरेंट जॉब पे रोटेट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। और इससे क्या होता है, ट्रेनी को एक्सपीरियंसेस होते हैं वैरायटी ऑफ जॉब्स का, ठीक है ना, ही विल गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, ठीक है। नहीं अगर जॉब रोटेशन का मौका मिले तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि आपको लगेगा कि जो दूसरा काम कर रहा है वो बकवास काम है, उसको तो कुछ है ही नहीं, उसको तो कोई चैलेंजिंग जॉब ही नहीं है, झूठ मूठ का बैठ कर टाइम पास करना पड़ता है, उसको कुछ काम है क्या। When you come to know that particular thing, जब आपको वो काम दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इस काम की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या मेहनत है, यहाँ पे क्या मेहनत नहीं है। समझ में आए? ये नॉर्मली लैटरल होता है, ठीक है ना, और सेम लेवल पर होता है। ऐसा नहीं है कि जॉब रोटेशन में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ा दी जाती है, ये जॉब इनरिचमेंट होता है। हमेशा याद रखना, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब रोटेशन, दे आर डिफरेंट टर्म्स। अभी हम जॉब इनरिचमेंट और जॉब रोटेशन थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर दे कि जॉब रोटेशन होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है, ठीक है ना, वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीरियसनेस है, ठीक है ना, वो सिमिलर नेचर का है, वो कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब आपको नहीं दिया जाता है, जॉब को बहुत एडवांस जॉब आपको नहीं करने के लिए जाता, लेकिन एक ही लेवल पे तो डिफरेंट टाइप का काम हो सकता है ना। देखो जैसे कि हम देखते हैं, हाँ, तो उसी मान लो कि क्लर्क को देखते हैं, तो क्लर्क को क्या क्या एंट्री करना होता है, जो मान लो बैंक के क्लर्क का ले, तो क्या रिसीव किया, क्या पे किया, कितना उसने फंड ट्रांसफर किया, कितने उसने चेक को डीडी बनाए, उसके बाद कितने कस्टमर से बात की, बहुत सारे काम करने जो क्लर्क को करना पड़ता है। तो कभी क्या है, आपको रिसीवर कैश रिसीव करने के काउंटर पे बैठा दिया, कभी कैश पे करने के काउंटर पे बैठा दिया, कभी डीडी बनाने के काउंटर पे बैठा दिया, कभी आपको एनईएफटी आरटीजीएस काउंटर पे बैठा दिया, कभी आपको क्लियरिंग में भेज दिया कि वहां जाकर देखो कि क्लियरिंग का काम कैसा होता है। काम ये सारा किसका है, क्लर्क का है, लेकिन आपको अब सारे काम आ गए, तो अब बहुत आप इफिशिएंट क्लर्क हो गए, अब आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो इस पोजीशन पे, राइट? समझ में आया? यस मैम, लेवल ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ज्यादातर ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर में ही होता है मैम। नहीं, ये हर सेक्टर में होता है। मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सेक्टर में नहीं होता, हर सेक्टर में होता है ये जॉब रोटेशन, ठीक है, लेकिन लैटरल होता है, राइट? लैटरल होने का क्या मतलब है कि सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम दिए जाते हैं, सिमिलर जो सीरियसनेस होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब जॉब इनरिचमेंट थोड़ा समझ लो, यहाँ पे नहीं है बट यू नो इट, आपको आगे काम आएगा व्हेन यू गो इन एज। हाँ बोलिए। जॉब रोटेशन से कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को क्या फायदा होता है? एनी ऑफ यू कैन गिव द रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ गई मैं ये क्वेश्चन। आप लोगों में से कोई रिप्लाई कर सकते हैं क्या? एम्प्लॉय को तो फायदा है मैम, कि यस मैम, किसी एम्प्लॉयज का मैम कुछ हो गया तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यस मैम, इंडिपेंडेंट। मैम अगर अच्छा, कोई एम्प्लॉय अगर कोई छुट्टी पे है, अगर कोई मैम नहीं आ पा रहे हैं, शाबाश, तो वेरी employee अगर गुड। नहीं रहते यानी तो आपकी जो डिपेंडेंसी है हैंडल देखिए, कर सकते हैं। शाबाश Yes, ma'am. शाबाश, किसी एक इसके employee लिए पे जॉब dependent रोटेशन नहीं किया रहेंगे। जाता है कि आपके जो एम्प्लॉय है ना वो मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है, एम्प्लॉय को फायदा है कि उसको बहुत सारा ज्ञान हो गया, उस लेवल के जितने तरीके, उस लेवल पे जितना भी काम होता है उसको सब आ गया, ये एम्प्लॉय का एडवांसमेंट है अपने करियर में, ठीक है ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या ग्रोथ है कि कोई उसी लेवल का कोई दूसरा आदमी छुट्टी पे जाता है, ये एक है, ये एक है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो आपका वो एम्प्लॉय आसानी से रिप्लेस कर कंपनी सकता का है, काम स्टॉप नहीं हुआ, रुके स्टॉप नहीं होगा। यू डोंट हैव टू सफर इन एब्सेंस ऑफ एनीबॉडी, इफ समबडी गोज ऑन लीव, तो हैंडल आपको क्या होता है, सफर नहीं होना पड़ेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम उतने ही अच्छे से, उतने ही इफिशियंसी से आपका काम होता रहेगा। एक फायदा हुआ ये।
और भी जॉब रोटेशन का फायदा है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, मैंने जैसे बैंक के एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर मान लो कोई गलत कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, किसी कस्टमर के साथ मिल करके उसको सस्ते में बेच रहा है और आपको उसको ज्यादा पैसा पे आपको दिखा रहा है, उससे कुछ पैसा कमीशन के रूप में खा रहा है, ठीक है ना, समझ, ये सब हो सकता है ना अगर आप चेक नहीं करें तो। जॉब Yes, रोटेशन ma'am. से ये सब चेक हो सकता है, किसी एम्प्लॉय का अगर कुछ मिसकंडक्ट है, कुछ फ्रॉड है, तो ये सब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब दूसरा एम्प्लॉय उसी काम को करेगा तो विल गिव यू, जब वो पूरा रजिस्टर को चेक करेगा या पूरा डेटा को चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? तो ये सारे जॉब रोटेशन के फायदा है। Yes, ma'am. आज जॉब इनरिचमेंट में एक टर्म बता रही थी, वो बता ही देती है। जॉब इनरिचमेंट मतलब क्या होता है? ये मोटिवेशन के लिए किया जाता है, ये एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए किया जाता है। एडिशनल टास्क, एक्स्ट्रा टास्क जो अलग तरीके का स्किल को डिमांड करता है, आपने कुछ अलग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको हायर लेवल का इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टास्क जब आपके काम में जोड़ दिया जाता है तो इसको जॉब इनरिचमेंट बोलते हैं। यानी जॉब के क्वालिटी को इनरिच कर दिया जाता है विद मोर with higher level of skill, समझे, with higher levels of challenges and responsibilities, उसको हम job enrichment बोलते हैं। ठीक है? तो मैम जो वो जॉब कर रहे हैं उससे हट के कुछ काम दिए इसमें। हाँ, एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो काम चैलेंजिंग करने के टास्क। लिए। चैलेंजिंग टास्क होगा इसमें। ठीक है? अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं, नहीं तो यस मैम। यस कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और जॉब इनलार्जमेंट समझ में आया? नो मैम, जॉब इनलार्जमेंट, रोटेशन मैंने बोला एक ही लेवल का जॉब है। जो जॉब Yes, इनलार्जमेंट मतलब होता है कि आप काम वहीं पे कर रहे हो लेकिन आपका जैसे एक ही काम था तो आपको 4 काम दे दिया, ठीक है ना, यानी नंबर वॉल्यूम ऑफ टास्क को बढ़ाना जॉब इनलार्जमेंट कहलाता है। जॉब रोटेशन मतलब एक बार में आपको एक ही काम करना पड़ेगा लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम होगा, डिफरेंट लेवल का काम होगा। और जॉब इनलार्जमेंट मतलब क्या हो गया कि आपके वॉल्यूम ऑफ टास्क को हमने बढ़ा दिया, आप क्या इतने काम को करने में सक्षम है ये चेक कर लिया हमने। ठीक है? आप क्लासेस तो लेते ही है, क्लास के साथ साथ हमने आपको कुछ और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का भी काम दे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ दिया, गया। साथ ही हमने आपको कुछ और भी काम दे दिया, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज का काम भी दे दिया। एग्जांपल मैम पेरेंट्स टीचर मीट, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग मैम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आया। मैम मतलब हम लोग मैम क्लास करने के साथ साथ मैम पेरेंट टीचर मीटिंग में एज अ वॉलंटियर का भी काम किए, तो वो मैम इसमें आ बिल्कुल जाएगा मैम। बिल्कुल। तो जॉब काम क्या है कि आपके टास्क को हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, एंड जस्ट टू चेक क्या तुम एक साथ बहुत सारा हैंडल या बहुत सारा वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हो क्या, ठीक है ना। ये होता है जॉब इनलार्जमेंट। इसमें भी रोटेशन और इनलार्जमेंट में यही फर्क है कि वहां पे आपको एक बार में एक ही काम करना है लेकिन डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्क पे आपको रोटेट करना पड़ता है ताकि आप सारा काम सीख लीजिए। और इनलार्जमेंट में एक ही जगह पे आपका वॉल्यूम ऑफ टास्क बढ़ा दिया जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या यार इतने ही पैसे में मेरे से इतना काम करवा रहे हो, लेकिन दैट इज इन लॉन्ग रन आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलो अब हम अटेंडेंस तो मैम जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है मैम, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, तो मैम ज्यादा बेनिफिट कौन सा होता है मैम? अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ। देखो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, ज्यादा खराब कौन सा होता है, सिचुएशनल होता है ये सब चीज, किस सिचुएशन में किस तरीके की जानकारी। अब अगर आप, हाँ दोनों का पर्पस अलग अलग है ऋतिक। अगर अब तुम किसी जगह के जीएम बनने जा रहे हो तो यू हैव टू बी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपको मिलना चाहिए, आपको केस स्टडीज करने के लिए दिया जाएगा और वो सब ऑफ द जॉब में ज्यादा होता है। अगर ऑफ द जॉब में आपको हमने ट्रेनिंग दे दी कि ये देखो ये सारे केसेस है, इस कंपनी ने ये किया था तो उसको नुकसान हुआ, ये किया था तो अच्छा हुआ, इस तरीके के मल्टीपल केस स्टडी करने के लिए आपको दे दिया जाए। नाउ अब क्या, अब आप जीएम है तो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का केस आपके सामने आएगा तो अब आप क्या करेंगे, इफिशिएंटली उसको हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी जरूरी है, लेकिन कुछ काम के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जरूरी है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हायर लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लोअर लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, दोनों का मिक्सअप होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक के लिए सिर्फ ऑन द जॉब रहेगा, एक के लिए सिर्फ ऑफ द जॉब रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। राइट, समझ में आया? जितने भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है ना वो आप देखेंगे कि नॉर्मली टॉप लेवल पोजीशंस के लिए होते हैं ज्यादातर,
तो वो नुकसान वाला है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आप काम आपको आएगा नहीं, आप करेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। इसीलिए शुरू शुरू में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? Yes, अटेंडेंस 1 2 यस मैम, One रोल नंबर present, 2, ma'am. रोल 1 भी प्रेजेंट। हाँ पता है मुझे। 2 3 यस मैम। Present, ma'am. 4 3. 4 present, ma'am. 5 Present, ma'am. 6 6 Ma'am, 3 present. हो चुका है। 6 है क्या? 7 Present, ma'am. 8 9 10 11 present, ma'am. Present, ma'am. 11. 9 present. 12 Present, ma'am. 13 Present, ma'am. 14 14 Yes, ma'am. 14 15 present. 15 15 present, ma'am. 16 Ma'am, 14 बन Present, गया। ma'am. हो गया तुम लोग बस बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ और कर रही हूँ। 16 बिल्कुल मेरे जैसे। 17 18 Present, ma'am. 19 Salute कर रहा था. 20 Present, ma'am. 20. 21 22 23 24 Present, ma'am. 24. 25 26 27 28 29 Present, ma'am. 29. 30 30 31 32 32 मैम 30. ओके 32 नहीं है, 33 यस मैम. 34 34 35 36 Present, ma'am. 37 36 Present, ma'am. 37 38 39 यस मैम 39. 40 40 41 42 Yes, 42 ma'am, 42. 43 okay Present, 43 ma'am. 44 43, Yes, ma'am. 44. ठीक है, हो गया आप लोग का। 45 46 47 44 इज प्रेजेंट, हो चुका है। 47 48 49 Present, 50 ma'am. Present, ma'am. 49. अंकु आप बहुत एब्सेंट रहते हैं, कुछ खास बात? 50 मैम कल का अटेंडेंस नहीं बना था। क्या